इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड जियोग्राफी का 6th चैप्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर, विच इज़ द लार्जेस्ट वाटर स्टोरेज ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी स्टोर किया हुआ है धरती पर, पृथ्वी पर? तो ऑफकोर्स ओशियंस में। वाई इज द सी वाटर सॉल्टी? सी वाटर सॉल्टी क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जो रिवर्स वगैरह सी में मिलती है, वो रिवर्स जब ज़मीन से बहती है तब उनमें कई सारे सॉल्ट्स मिक्स होते हैं जो ज़मीन ग्राउंड में सॉइल में होते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में। तो जब वो सी में मिल जाती है तो उनमें वो चले जाते हैं। In the earlier classes, we have studied the tides, ocean currents with reference to oceans. In this lesson, we will study the major properties of sea water. पिछले कक्षाओं में आपने ये सीखा है कि सी में, समुद्र में लहरें कैसे आती है, समुद्र में फ्लो कैसे होते हैं, करंट्स, ओशियन करंट्स जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ा है। तो अभी सी वाटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम सीखते हैं। टेम्परेचर, कैन यू टेल What is the difference in temperatures of the land and the sea? जो धरती का टेम्परेचर होता है और समुद्र का टेम्परेचर होता है, इनमें क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है, ये पूछा है। देखिए, जो जमीन का टेम्परेचर होता है, जमीन जो है तेजी से गर्म होती है और तेजी से ठंडी होती है। जब सन प्रेजेंट होता है, सूरज, तब तेजी से गर्म होती है, और जब सूरज ढल जाता है तब तेजी से ठंडी होती है जमीन। लेकिन पानी जो है सी का वैसा नहीं होता, वो धीरे धीरे गर्म होता है पानी और धीरे धीरे ठंडा होता है। What would be the difference in the temperature of the sea water from equatorial region to the polar areas? तो इक्वेटोरियल रीजन्स में और पोलर एरियाज में क्या अंतर है टेम्परेचर्स ऑफ सी वाटर में, ये पूछा है। देखिए, ऑफकोर्स इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा सन रेज पहुंचते हैं, इसके कारण इक्वेटोरियल रीजन्स में सी वाटर का टेम्परेचर अधिक होगा और पोलर रीजन्स में कम होगा। इसके बारे में डिटेल्स आगे है ही। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, टेम्परेचर इज अ मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द सी वाटर। सी वाटर की एक मुख्य प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, ठीक है। तो द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, दिस इज डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। सरफेस टेम्परेचर जो होता है, यानी जो सी वाटर होता है उसका ऊपर का जो 500 मीटर्स का पानी जो होता है उसे कहते हैं सरफेस वाटर। तो उसका टेम्परेचर बदलता रहता है, हर स्थान के अनुसार उसका टेम्परेचर बदलते रहता है, अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है। वो क्या होता है वो देखेंगे। लैटिट्यूडनली स्पीकिंग, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटोरियल एरियाज टुवर्ड्स द पोल्स। देखिए, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, इक्वेटर के पास टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, और इक्वेटर से दूर जाते हैं पोल्स की तरफ, तब क्या होता है, टेम्परेचर धीरे 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 कम होता जाता है। द एवरेज टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल एरियाज इज अराउंड 25 डिग्रीज सेल्सियस। इट इज 16 डिग्रीज इन द मिड लैटिट्यूड्स, व्हाइल इट इज अबाउट 2 डिग्रीज नियर द पोल्स। यानी इक्वेटोरियल रीजन्स में नियरली 25 डिग्रीज एवरेज टेम्परेचर होता है सी वाटर का, और मिड लैटिट्यूड्स यानी जो टेम्परेट रीजन होता है, यानी 23 डिग्रीज से लेकर 66 डिग्रीज जो लैटिट्यूड्स होते हैं, साउथ हो या नॉर्थ हो, तो वहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्रीज होता है मिड लैटिट्यूड्स में, और 2 डिग्री सेल्सियस पोल्स के पास होता है। बिसाइड्स दिस, साइक्लोन्स, रेनफॉल, sea waves, ocean currents, salinity, pollution, convectional currents, seasons, etc. also affect the surface temperature. Ocean currents also have similar effects on temperature of the sea water. देखिए, समुद्र का टेम्परेचर और भी कई फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है, जैसे साइक्लोन्स कितने बार आ रहे हैं, साइक्लोन्स के सेंटर में टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, जहाँ पर साइक्लोन आता है वहाँ पर टेम्परेचर भी गिर जाता है। रेनफॉल कितना हो रहा है उसके ऊपर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सी वेव्स, समुद्र में लहरें कितनी आ रही है। ओशन करंट, समुद्र में बहाव होते हैं, जैसे नदी बहती है वैसे ही ओशन के अंदर भी बहाव होता है,
टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण, प्रेशर डिफरेंसेस के कारण। उसके ऊपर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सैलिनिटी, सैलिनिटी यानी क्या, सॉल्टीनेस, कितना सॉल्टी है, उसके ऊपर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। पोल्यूशन कितना हो रहा है, ठीक है। फिर कन्वेक्शनल करंट्स, यानी ओशन करंट्स की तरह ही कन्वेक्शनल करंट्स होता है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ओशंस के भीतर अंदर से वो बहता हुआ होता है। तो सीजन कौन सा है, विंटर है तो कम टेम्परेचर होगा, अगर समर है तो थोड़ा अधिक टेम्परेचर होगा। तो इन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है ओशियन टेम्परेचर। इन रीजन्स वेयर कोल्ड ओशियन करंट्स फ्लो, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर इज लेस, while the regions where the warm currents move, the temperatures increase। जहां पर देखिए, जहां पर कोल्ड ओशियन करंट्स होते हैं, यानी कोल्ड बहाव होते हैं ओशियन के अंदर, उनका वहां पर सरफेस टेम्परेचर कम होता है ऑफ कोर्स। और जहां पर वार्म वाटर करंट्स होते हैं, जहां पर वार्म ओशन करंट्स होते हैं, वहां पर थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होता है। लैटिट्यूड्स इज शोन इन फिगर 6.1। देखिए यहां पर दिया है इज वेयर द वार्म करंट्स मूव, द टेम्परेचर्स इंक्रीज। The changes in the temperature of sea water with reference to depths in different latitudes is shown in figure 6.1। देखिए टेम्परेचर कैसे बदलता जाता है। देखिए एक्स एक्सिस पर जो है टेम्परेचर दिया है 0 डिग्रीज, 5 डिग्रीज, 10 डिग्रीज, 15 डिग्रीज वगैरह, और वाई एक्सिस पर जो है डेप्थ दी है, ये है 0 मीटर्स यानी समुद्री सतह पर, सी लेवल पर। फिर 500 मीटर्स डीप यानी समुद्र के नीचे 500 मीटर्स के डेप्थ पर, फिर 1000 मीटर्स की डेप्थ पर, 1500, 2000, ये होगी डेप्थ, ठीक है। तो यहां पर देखिए टेम्परेचर कैसे बदलता रहता है सी वाटर का। ये जो है टॉरिड जोन है, फिर ये मिड लैटिट्यूड जोन है, और ये है हाई लैटिट्यूड जोन। टॉरिड जोन यानी ये हो गया इक्वेटर के पास वाला जोन, ठीक है। ये हो गया मिड लैटिट्यूड यानी 23 डिग्री से लेकर 66 डिग्रीज नॉर्थ हो या साउथ हो, लैटिट्यूड्स यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होते हैं उसके वहां। और ये हो गया हाई लैटिट्यूड्स यानी पोलर रीजन के पास, ठीक है। तो कैसे कैसे बदलता है देखिए, ये ग्राफ उल्टा पढ़ना है हमें, ये ध्यान दीजिए समझने के लिए। हम ग्राफ कैसे देखते हैं जनरली, ये ऐसे देखते हैं जनरली, वाई एक्सिस ऊपर होता है और एक्स एक्सिस यहां पर होता है, तो हम ऐसा बढ़ता जाता है ग्राफ। लेकिन यहां पर उल्टा है ग्राफ, ये वाई एक्सिस निगेटिव वाला है। तो क्योंकि 0 से नीचे कितनी डेप्थ है ये हम देख रहे हैं, और ये टेम्परेचर है, तो ये पॉजिटिव है एक्स एक्सिस, लेकिन ये जो है निगेटिव है। तो देखिए टॉरिड जोन यानी जो इक्वेटोरियल जोन होता है, जो ट्रॉपिकल जोन होता है दो ट्रॉपिक्स के बीच में, वहां पर देखिए सरफेस टेम्परेचर यानी 0 मीटर्स यानी सी लेवल जो होती है 0 की, वहां पर जो टेम्परेचर होता है नियरली 18 to 19 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और धीरे धीरे जब हाइट कम होते जाती है 250 मीटर्स डेप्थ के पास तक वही टेम्परेचर रहता है, लेकिन बाद में तेजी से कम होने लगता है, बहुत तेजी से। और जो है 750 मीटर्स हाइट तक बहुत तेजी से कम होता है टेम्परेचर इक्वेटोरियल रीजन्स में, ठीक है। देखिए इक्वेटोरियल रीजन्स यानी यहां पर इक्वेटर के पास, ठीक है। और ये जो है टेम्परेट रीजन थोड़ा ऊपर या यहां पर थोड़ा नीचे, साउथ में यहां पर थोड़ा दूर इक्वेटर से, और नॉर्थ में यहां पर। और पोलर रीजन ये हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया नीचे, ठीक है। तो ये ऐसे अलग रीजन है, आपको याद रखना होगा। तो इक्वेटर के पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि सन रेज सीधे गिरते हैं वहां पर इक्वेटर के पास, तो इसके कारण यहां पर टेम्परेचर सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और धीरे जब डेप्थ बढ़ते जाती है, समुद्र से हम नीचे नीचे जैसे जाते हैं, तब तेजी से टेम्परेचर कम होने लगता है, क्योंकि सन रेज जो है वो नीचे पेनेट्रेट नहीं कर पाते, पानी के भीतर ज्यादा नहीं जा पाते। उसके बाद जो है ऐसे कम होते रहता है टेम्परेचर,
नियरली 2000 मीटर्स की हाइट तक, और अब उसके बाद जो है 4 डिग्रीज का टेम्परेचर रहता है फिक्स। ठीक है, देखिए यहां पर आगे आएगा, मैं एक एक समझाता हूं। ऑब्जर्व दिस ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ सी वाटर इन इक्वेटोरियल एरियाज? हाउ मच इज दिस टेम्परेचर एट अ डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स? ये पूछा है, तो देखते हैं। तो क्या है, देखिए इक्वेटोरियल रीजन यानी टॉरिड जोन, यहां पर जो टेम्परेचर है मैक्सिमम सरफेस पर वो है 18 डिग्रीज के आसपास, 18 से 18.5, और 500 मीटर्स की डेप्थ पर कितना है ये टेम्परेचर? नियरली देखिए 10 to 11 डिग्रीज है। देखिए यहां पर ठीक है 10 to 11 डिग्रीज है। नेक्स्ट, what is the temperature of sea water at the sea level in the mid latitudes? mid latitudes में कितना है टेम्परेचर सरफेस पर? ये पूछा है सरफेस पर कितना है। देखिए यहां पर 15 से थोड़ा कम यानी 14 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। ठीक है, मिड लैटिट्यूड्स में। देखिए ये मिड लैटिट्यूड्स का ग्राफ है। मिड लैटिट्यूड्स में थोड़ा कम टेम्परेचर होता है क्योंकि सनराइज इतने नहीं पहुंच पाते, और वो धीरे धीरे कम होते जाता है, बाद में धीरे धीरे कम होता है, और बाद में जो है 2000 मीटर्स के पास और नीचे 4 डिग्रीज फिक्स रहता है। चलिए, हाउ मच हैज दिस टेम्परेचर चेंज्ड एट 1500 मीटर्स डेप्थ? ठीक है, तो देखिए कितना बदल चुका है टेम्परेचर। ये देखिए इनिशियली 14 डिग्रीज था, और बाद में 1500 मीटर्स की हाइट पर इतना हो गया, नियरली 5 डिग्रीज हो गया टेम्परेचर। तो 10 डिग्रीज, 9 से 10 डिग्रीज का अंतर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज द थर्मल ग्राफ फॉर द हाई लैटिट्यूड से? व्हाट इज इट्स टेम्परेचर एट 500, 1000 एंड 1500 मीटर्स डेप्थ? देखिए हाई लैटिट्यूड्स यानी पोल्स के पास, पोलर रीजन के पास देखिए 4 डिग्रीज का टेम्परेचर है, और वो फिक्स है। सरफेस पर भी 4 डिग्रीज है, 500 डेप्थ पर भी 4 डिग्रीज है, 1000 मीटर्स डेप्थ पर भी, तो वो फिक्स रहा है। ये जो पिंक लाइन है वो है हाई लैटिट्यूड्स यानी पोलर रीजन का ग्राफ है। ये ब्लू जो लाइन है वो मिड लैटिट्यूड्स, और ये जो डॉटेड लाइन है वो है इक्वेटोरियल या टॉरिड जोन की। तो यहां पर क्या कहा है, 4 डिग्रीज का फिक्स टेम्परेचर है हाई लैटिट्यूड्स में, चेंज नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, वो चाहे 500 मीटर्स डेप्थ पर हो या 1000 मीटर्स डेप्थ पर हो, चाहे कितनी भी डेप्थ हो, 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सेम है। आफ्टर व्हाट डेप्थ डज द सी वाटर टेम्परेचर रिमेन स्टेबल एवरीवेयर? कितने डेप्थ के बाद जो है सी वाटर का टेम्परेचर नियरली सेम रह चुका है हर जगह पर, चाहे वो हाई लैटिट्यूड्स हो, मिड लैटिट्यूड्स हो या टॉरिड जोन हो। तो देखिए पहले जो टॉरिड जोन है उसमें काफी तेजी से कम होते जाता है टिल द हाइट ऑफ डेप्थ ऑफ 750 to 800 मीटर्स। बाद में ये इसके साथ जुड़ जाता है, यानी मिड लैटिट्यूड्स और टॉरिड जोन का टेम्परेचर में बदलाव सेम होता है 750 मीटर्स के बाद, डेप्थ के बाद, और बाद में ये तीनों लाइंस ज्वाइन हो जाती है यहां पर, यानी हाई लैटिट्यूड हो या मिड लैटिट्यूड हो या टॉरिड जोन हो, कोई भी पानी हो, चाहे इक्वेटोरियल रीजन्स में हो या मिड लैटिट्यूड्स में हो या हाई लैटिट्यूड्स पोलर रीजन्स में हो, समुद्र का पानी कहीं पर भी हो, 2000 मीटर्स डेप्थ जो है उसके नीचे 1900 to 2000 मीटर्स डेप्थ के बाद वो हर जगह पर कितना, या चाहे पोलर रीजन हो, चाहे मिड लैटिट्यूड रीजन हो या इक्वेटोरियल रीजन हो, 1900 to 2000 मीटर्स डेप्थ के बाद वहां पर सेम टेम्परेचर होता है, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। 1900 2000 मीटर्स डेप्थ नीचे जाने के बाद समुद्र में हर जगह पर सेम टेम्परेचर होता है, ये याद रखिए। ठीक है, geographical explanation. While most of the sun rays radiate back from the surface of the sea, some of them penetrate to certain depths in water. जैसे कि मैंने बताया आपको, सन रेज जो आते हैं, सोलर रेज जो आते हैं, वो बहुत से सन रेज जो है वाटर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं क्योंकि पानी रिफ्लेक्ट कर देता है वो, लेकिन बहुत सा
जो सोलर रेज होते हैं, सन रेज, वो काफी पेनेट्रेट भी कर जाते हैं पानी के भीतर, यानी पानी के भीतर घुस भी जाते हैं। एज अ रिजल्ट द इंटेंसिटी ऑफ सन रेज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ। इसके कारण क्या होता है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाता है, जैसे जैसे नीचे चले जाते हैं हम सी वाटर में, ओशंस में, वैसे वैसे सोलर रेज की इंटेंसिटी, उसकी प्रखरता, उसकी तीव्रता कम होते जाती है। इसके कारण जो प्रकाश है समुद्र के नीचे वो भी कम होते जाता है धीरे धीरे, और टेम्परेचर भी कम होते जाता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस अप टू 2000 मीटर डेप्थ। आफ्टर 2000 मीटर द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। टेम्परेचर जो है उसमें बदलाव आते जाता है 2000 मीटर्स की डेप्थ तक, ठीक है। लेकिन बाद में 2000 मीटर्स डेप्थ के बाद सेम टेम्परेचर होता है, चाहे वो समुद्री कहीं पर भी हो, इक्वेटोरियल रीजन्स में हो, मिड लैटिट्यूडनल रीजन्स में हो या पोलर रीजन्स में हो। इट इज अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस एवरीवेयर फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन्स टू द पोलर एरियाज। हर स्थान पर वो 4 डिग्री सेल्सियस ही होता है 2000 मीटर्स डेप्थ के बाद, ये याद रखिए। टेम्परेचर रिड्यूसेस ओनली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू डेप्थ। मिनिमम टेम्परेचर चाहे वो कितना भी डीप जाइए आप, 4 डिग्री सेल्सियस तक ही गिरता है, उससे नीचे नहीं जाता पानी का टेम्परेचर, ओशन का टेम्परेचर, ओशन वाटर का, ये याद रखिए। एंड देयरफॉर द वाटर एट ग्रेटर डेप्थ्स डज नॉट फ्रीज। इसके कारण जो डीप वाटर होता है ओशन का, वो फ्रीज नहीं होता, उसी के कारण तो जो मरीन एनिमल्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो समुद्र में रहते हैं, उसी के कारण तो वो जीवित रह पाते हैं ना, वो तैर पाते हैं पानी में। अगर पानी फ्रीज हो जाता, पोलर रीजन्स में हो या कहीं पर भी हो, तो वो जीवित ही नहीं रह पाते, तो वो 4 डिग्री से नीचे नहीं आता टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर चेंजेस रैपिडली विद डेप्थ एट द इक्वेटोरियल एरियाज। मैंने अभी आपको बताया ग्राफ में कि इक्वेटोरियल एरियाज में तेजी से टेम्परेचर बदलते जाता है, जैसे जैसे हम डीप जाते हैं वैसे वैसे। द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज लेसर इन पोलर एरियाज। लेकिन पोलर एरियाज में टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं आता सरफेस और डेप्थ में जाने के बाद भी। देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस इन ओपन सीज एंड लैंडलॉक्ड सीज। देखिए, जो ओपन ओशंस होते हैं, ओपन ओशंस में यानी देखिए ये हो गए सारे ओपन ओशंस हो गए, लेकिन लैंडलॉक्ड समुद्र यानी कैसे, जो पूरे सारी तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं, जो लॉक्ड है जमीन से, उसे कहते हैं लैंडलॉक्ड सीज। ये है, ये जो सी है मेडिटेरेनियन सी, वो लैंडलॉक्ड सी है। तो अगर इस पर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्या वो ओपन ओशन है या वो लैंडलॉक्ड सी है, उसके ऊपर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। As the salinity of the landlocked seas is more, the temperature of these landlocked seas is higher than the open seas. देखिए, landlocked seas की salinity ज्यादा होती है, यानी saltiness उनका ज्यादा होता है, उनमें सॉल्ट ज्यादा होते हैं, उसके कारण उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन जो ओपन ओशंस होते हैं उनका टेम्परेचर कम होता है, सिंस उनकी salinity भी कम होती है। दिस इज ट्रू फॉर लो लैटिट्यूडनल एरियाज। ये किन के लिए ट्रू है? लो लैटिट्यूडनल एरियाज, यानी यहां पर इक्वेटर के पास यानी लो लैटिट्यूड्स के पास ये सच है। What would have happened if the temperature of the sea water near the sea bed would have gone below the freezing point? यहां पर इन्होंने ये पूछा है कि समुद्र के तल के पास, सी बेड के पास अगर टेम्परेचर फ्रीज हो जाता, फ्रीजिंग पॉइंट पर होता, यानी पानी फ्रीज हो जाता, तो क्या होता वहां पर जो प्राणी है, वहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो मरीन एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, वो जीवित नहीं रह पाते, ठीक है, कोई भी। सैलिनिटी, व्हाई इज द टेस्ट ऑफ सी वाटर सॉल्टी? देखिए, इसके आंसर्स आपको आगे मिलने ही वाले हैं, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। क्योंकि सॉल्ट्स जो नदियां बहकर जाती है समुद्र में, उनमें जमीन से बहते हुए, उनमें जमीन से कई सारे सॉल्ट्स मिक्स हो जाते हैं पानी में, और वो समुद्र को मिलते हैं उसके कारण। व्हाट आर द रीजंस फॉर हाई सैलिनिटी इन द ओशंस? तो क्या होता है, कंटिन्यूस सॉल्ट का सप्लाई तो हो रहा है नदियों द्वारा, लेकिन वो सॉल्ट वहीं पर रह रहा है, वो पानी इवेपोरेट होने के बाद वो सॉल्ट तो वहीं पर रह रहा है, उसके कारण वहां पर सैलिनिटी बढ़ते जा रही है। व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट्स इन द ओशंस टू अस? हम जो सॉल्ट्स है वो खाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, खाने में तो सॉल्ट डालते हैं ना, वो समुद्र से ही प्राप्त करते हैं हम। हाउ कैन वी ऑब्टेन द सॉल्ट फ्रॉम द ओशन वाटर? तो सॉल्ट पॅन्स होते हैं, यानी मिठागर ज्याला म्हणतात,
तो वो सॉल्ट क्या करते हैं, समुद्र का पानी जो है ज़मीन पर लाते हैं बीच पर, और वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं खुले में, यानी सन के नीचे, और वो पानी इवेपोरेट हो जाता है और नीचे सॉल्ट रहता है, उससे सॉल्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, सॉल्ट इज यूज्ड इन फूड वी ईट, इन द फूड वी ईट, हम जो खाना खाते हैं उसमें तो सॉल्ट लगता ही है। सॉल्ट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वेरियस केमिकल्स एंड मेडिसिन, अलग अलग केमिकल्स बनाने के लिए और अलग अलग औषधियाँ बनाने के लिए भी सॉल्ट्स लगते हैं। सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व थिंग्स फॉर लॉन्गर पीरियड्स, हमें पता है अचार बनाने के लिए वगैरह, लोणचं ज्याला म्हणतात पिकल्स, वो बनाने के लिए सॉल्ट लगता है। तो वो पिकल्स क्यों बनाते हैं हम, जो आम के या कैरी को लंबे समय तक टिकाने के लिए वो बनाते हैं। तो यानी लॉन्गर पीरियड्स तक फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के टिकाए रखने के लिए ये सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। सॉल्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन आइस फैक्ट्रीज। Why did you use the salt in activity from the lesson 5? हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि सॉल्ट यूज किया था हमने वो आर्टिफिशियल रेन बनाने के लिए। तो क्यों किया था, मैंने बताया था तब भी आपको कि सॉल्ट में जब आइस में जब हम सॉल्ट मिक्स करते हैं तब उसका टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है, -10 डिग्रीज तक जाता है। नॉर्मल आइस का टेम्परेचर 0 डिग्रीज होता है, लेकिन अगर सॉल्ट मिक्स कर देते हैं उसमें तो -10 डिग्रीज तक टेम्परेचर गिरता है। उसके कारण वो लंबे समय तक रहता है, आइस प्रिजर्व किया जा सकता है, और जो फ्रीज करने के आइटम्स है वो भी लंबे समय तक रहते हैं। वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्ट पैन्स, उनसे हम प्राप्त करते हैं। द बॉयंसी ऑफ द सी वाटर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ सैलिनिटी। बॉयंसी यानी क्या, बॉयंसी यानी पानी की कैपेसिटी। पानी में तो कुछ चीजें तैरती है ना, पानी की कैपेसिटी जिससे वो अपने ऊपर चीजें तैराता है, यानी तैराने की कैपेसिटी। अगर सैलिनिटी ज़्यादा है यानी सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा है तो वो पानी ज़्यादा वजन तैरा सकेगा उसके ऊपर। लेकिन अगर पानी में कम सॉल्ट है तो उसके ऊपर कम डेंसिटी वाला आइटम तैर पाएगा, ज़्यादा डेंसिटी वाला नहीं तैर पाएगा। दिस इज यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। इसके कारण ओशियन वाटर की सॉल्टीनेस ज़्यादा होता है, इसके कारण हम उसमें से काफ़ी वजन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए वगैरह। बट इफ द सैलिनिटी इज मोर देन बियरेबल लिमिट्स द लाइफ इन वाटर गेट्स डिस्ट्रॉयड। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा, अगर एक मर्यादा से ज्यादा अगर उसमें सॉल्टीनेस है तो क्या होगा, उसमें कोई भी लाइफ, कोई भी प्राणी या कोई भी वनस्पति जीवित नहीं रह पाएगी, वो मर जाएगी। ट्राई दिस। Take 1.5 liters of water in a big container, put 100 grams of salt in it and stir। देखिए उसमें 1500 मिलीलीटर यानी 1.5 लीटर्स ऑफ वाटर लेना है एक जग में या एक बर्तन में, और उसमें 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डालना है और वो मिक्स करना है। नाउ टेक 3 कंटेनर्स ऑफ सेम साइज टू आइडेंटिफाई देम, पुट 3 डॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन देम। तो सेम साइज के 3 बर्तन लेने हैं और उन पर अलग अलग पहचान करने के लिए अलग अलग कलर के डॉट्स लगाने हैं हमें। तो पुट द वाटर कंटेनिंग सॉल्ट इक्वली इन द 3 कंटेनर्स, मेक श्योर द कंटेनर्स आर हाफ एम्प्टी आफ्टर फिलिंग द वाटर। देखिए क्या करना है, तीनों बर्तनों में जो है वो सॉल्ट मिक्स किया हुआ पानी डालना है, इक्वली सेम अमाउंट वाटर डालनी है, ठीक है। तो बाद में क्या करना है, टेस्ट द वाटर आउट ऑफ 3 कंटेनर्स, कीप 1 इन सन आउटसाइड, कवर इट विथ मेश लीड। क्या करना है, उन सभी तीनों बर्तनों में से जो पानी है उसका टेस्ट लेना है। ऑफ कोर्स वो सेम आएगा टेस्ट, क्योंकि हमने सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिक्स किया है सब में। तो एक बर्तन जो है वो बाहर सनलाइट में रखना है और उसके ऊपर जो है जाली ढकनी है, जाली, ठीक है। नेक्स्ट, कीप द रिमेनिंग 2 इन द क्लासरूम, कवर देम विथ नेट लीड्स टू। बाकी के जो 2 है आपके घर के अंदर छाव में रखने हैं या अपने क्लासरूम में जहां पर भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पर रखने हैं, उनको भी जाली से ढकना है। देखिए पूरा कवर नहीं करना है, जाली से ढकना है, यानी छेद होने चाहिए उसमें। पुट हाफ अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर डेली इन वन ऑफ द कंटेनर्स इन द क्लासरूम। वो जो 2 बर्तन हमने क्लासरूम में रखे हैं उसमें से एक कंटेनर में, उसमें से एक बर्तन में डेली हाफ ग्लास ऑफ वाटर
फ्रेश वाटर पीने का पानी डालना है हमें, और एक वैसा ही रखना है, ठीक है। After 3-4 days, bring all the containers together at one place. Observe the level of water in all the 3 containers. देखिए तीनों बर्तन जो है 3-4 दिन जहां कहा गया है वहीं पर रखने हैं और बाद में कलेक्ट करने हैं तीनों बर्तन, और उनमें पानी की लेवल कितनी है वो ऑब्जर्व करना है। टेस्ट द वाटर इन ऑल द 3 कंटेनर्स, एक्सपीरियंस द डिफरेंस इन द टेस्ट, राइट अबाउट ऑल द 3 टेस्ट इन 1 लाइन ईच। देखिए क्या कहा गया है, लेवल ऑफ वाटर, तो क्या होगा, सनलाइट में जो रखा है बर्तन उसकी लेवल सबसे कम होगी क्योंकि सोलार हीट से वो ज्यादा इवेपोरेट हो जाएगा। दूसरा जो बर्तन हमने क्लासरूम में रखा है या आपने घर में रखा है उसका, लेकिन उसमें पानी नहीं डाला बिल्कुल, उसकी लेवल मीडियम होगी। और जो तीसरा बर्तन है जो अंदर रखा है भीतर, और उसमें आपने पानी डाल रहे हैं तो उसकी लेवल सबसे ज्यादा होगी, उसमें सबसे ज्यादा पानी होगा। टेस्ट द वाटर इन ऑल द 3 कंटेनर्स, एक्सपीरियंस द डिफरेंस इन टेस्ट। तो उन तीनों की जब टेस्ट आप लेंगे तब जो पानी बाहर रखा हुआ होगा सनलाइट में उसका सॉल्टीनेस सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे आपको खारा लगेगा पानी। और जो आपने अंदर रखा है बर्तन और जिसमें पानी नहीं डाल रहे आप, कभी भी एक बार भी पानी नहीं डाला, वो मीडियम सॉल्टी होगा। और जो तीसरा बर्तन है जिसमें आप हर रोज पानी डाल रहे हाफ ग्लास फ्रेश वाटर पीने का पानी, वो सबसे कम सॉल्टी होगा, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन विच कंटेनर हैज द वाटर इंक्रीज और डिक्रीज। जो बाहर, मैंने बताया आपको, बाहर का जो पानी है सनलाइट का वो सबसे कम पानी होगा, मीडियम पानी होगा जो सिर्फ रखा है उसमें पानी नहीं डाला, जो भीतर रखा है उसमें, और सबसे ज्यादा पानी होगा जिसमें आप डेली पानी डाल रहे हैं जो भीतर रखा है घर के वहां पर। व्हाट कुड बी द रीजंस बिहाइंड द डिक्रीज और इंक्रीज। पानी कम क्यों हुआ है, क्योंकि सोलर हीट से वो कम हुआ है, इवेपोरेट हो चुका है। और जो भीतर रखा है उसमें कोई फ्रेश वाटर हम पानी डाल तो नहीं रहे, उसके कारण वहां पर मीडियम है। और जो कम पानी है वो क्यों है कम, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पानी जो है उसमें क्यों ज्यादा है, क्योंकि आप डेली उसमें पानी भी डाल रहे हैं, ठीक है। और उसमें इवेपोरेशन भी कम हो रहा है क्योंकि सनरेज डायरेक्ट नहीं पहुंचती अंदर कमरे के अंदर। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड लो एंड हाई सैलिनिटी ऑफ द वाटर इन द कंटेनर। सैलिनिटी, सॉल्टीनेस में क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जो पानी सनलाइट में हमने रखा है वो पानी तो इवेपोरेट हो रहा है लेकिन उसमें सॉल्ट उतना ही रह रहा है, वो इवेपोरेट नहीं हो रहा, उसकी भाप नहीं बन रही, वो उतना ही रह रहा है पानी में, उसके कारण वो सबसे ज्यादा सॉल्टी है। पानी सबसे ज्यादा वो इवेपोरेट हो गया तो वो सबसे ज्यादा सॉल्टी। और मीडियम सॉल्टी वाला क्योंकि उसमें फ्रेश वाटर हम डाल नहीं रहे उसके कारण वो, उसमें जो मीठा पानी हम नहीं डाल रहे उसके कारण वो मीडियम सॉल्टी होगा। और जो तीसरा सबसे कम सॉल्टी होगा, उसमें क्यों सबसे कम सॉल्टी होगा, क्योंकि हम फ्रेश वाटर भी डाल रहे हैं और वो घर के भीतर रखा है तो उससे इवेपोरेशन भी कम हो रहा है और उसमें मीठा पानी भी डाल रहे हैं, इसके कारण सबसे कम सैलिनिटी हो गया। You must have realized that because of the sun's heat, evaporation happens at a faster rate. Solar heat के कारण evaporation तेजी से होता है। Evaporated water turns into water vapor and reduces in quantity. पानी तो भाप बन जाता है लेकिन salt उतना ही रहता है। But amount of salt remains the same in the remaining water and therefore the salinity of the water increases. In seas where the rate of evaporation is higher than the supply of fresh water, salinity is high. ऐसे समुद्र जिनमें इवेपोरेशन बहुत हो रहा है पानी का, पानी बहुत भाप बन रहा है हीट के कारण, लेकिन उनमें नदियां कम जा रही है, फ्रेश वाटर की नदियां कम जा रही है, उनका सैलिनिटी ज्यादा होगी, सॉल्टीनेस ज्यादा होगी। In seas where the supply of fresh water exceeds the rate of evaporation, salinity is low. जहां पर evaporation इतना ज्यादा नहीं है लेकिन नदियां बहुत मिल रही है, उसमें कई सारी नदियां उसमें जाकर मिल रही है, वहां पर सैलिनिटी कम होगी। और salinity is not affected much in seas where both the supply of fresh water and evaporation is low. जहां पर evaporation भी इतना नहीं हो रहा और supply of fresh water, नदियां भी इतनी ज्यादा नहीं मिल रही, मीडियम है दोनों, तो वहां पर सैलिनिटी इतनी अफेक्ट नहीं होती, मीडियम होती है। थिंक अबाउट इट, इफ वी कलेक्ट ऑल द सॉल्ट्स इन द ओशन, इट्स वेट विल बी 120 मिलियन टन। 120 मिलियन टन, एक टन यानी 1000 किलो होता है। 120 मिलियन टन यानी 120 इंटू 1000 किलो, उतना सॉल्ट सारे समुद्र में मिला हुआ है।
डिजॉल्व है। इफ वी स्प्रेड इट ऑन द अर्थ इट विल फॉर्म अ 150 मीटर थिक लेयर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ 40 स्टोरीड बिल्डिंग। अगर वो सारा सॉल्ट हम निकालते हैं समुद्र से और पूरे ये जो जमीन है पूरे धरती पर अगर बिछा देते हैं तो उसकी जो जाड़ी होगी यानी थिकनेस जो होगा उसका वो 150 मीटर थिक या 40 मंजिला इमारत जितनी होगी, इतना मोटा वो लेयर होगा। फ्रॉम वेयर हैव दीज सॉल्ट्स केम टू सी, मैंने पहले भी बताया है जमीन में जो नदियां बहकर जाती है बहते समय उनमें जमीन के सॉल्ट्स मिक्स हो जाते हैं और वो उसमें मिक्स होने के बाद वो समुद्र में मिल जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर व्हाई इज द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर मेजर्ड? The weight of all dissolved salts in water in ratio of parts per thousand of water is called salinity of sea water। देखिए क्या होता है, जो समुद्र में या कोई भी पानी हो उसमें कितना है, जितना सॉल्ट मिक्स हुआ है उसका वजन पर 1000 ग्राम्स यानी 1 kg। फॉर एग्जाम्पल इफ द वेट ऑफ द dissolved salts in 1000 grams 1 kg of sea water is 40 grams then the salinity is 40 parts per thousand। ऐसा पढ़ते हैं, ये परसेंट का ये नहीं है सिंबल, देखिए परसेंट के साइड में एक डॉट लगाया है, ये एक सर्कल है, तो ये परसेंट का सिंबल नहीं है, ये है पार्ट्स पर थाउजेंड बोलते हैं। तो 40 पार्ट्स पर थाउजेंड दैट इज 40 पार्ट्स पर थाउजेंड बोलते हैं। यानी 1000 ग्राम सी वाटर में 1000 मिलीलीटर नहीं बोल रहे, 1 किलो पानी, किलो में गिन रहे, वजन कर रहे, यानी 1 किलो पानी में 1 लीटर नहीं बोल रहे, 1 किलो पानी में अगर 40 ग्राम सॉल्ट मिक्स हुआ है तो उसे बोलते हैं 40 पार्ट्स पर थाउजेंड या 40 पर थाउजेंड पार्ट्स ऑफ सॉल्ट इज देयर। हाइड्रोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर एंड सैलिनोमीटर आर ऑल्सो यूज टू मेजर सैलिनिटी। इनकी मदद से, ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से सैलिनिटी गिनी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट्स में पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ जाए।